नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राममिलन विश्वकर्मा। आज हम लोग जो है पार्ट 4 पढ़ेंगे कृषि भूमि उपयोग का। और इसमें हम लोग संकल्पना, विधि तंत्र और वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो है लेसन है। से हमेशा मैं कहता हूँ कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि मैं फ्री में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फ्री में जब चीज़ें मिलती हैं और भी ग्राफिक के तहत, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। चैप्टर वाइज मैंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी और फिर से आर्थिक भूगोल पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं कृषि भूगोल पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी में पूरा पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ऑल यूनिट जितना थ्योरी है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही मैंने रिमोट सेंसिंग पढ़ा रखा। तो ये मेरा खुद का जो है प्रमोशन था। कृषि भूमि उपयोग में हम लोग कंसेप्ट, मेथडोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन जो है एग्रीकल्चर का देखेंगे लैंड यूज में। कृषि जो भूगोल में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं। तो ये जो संकल्पनाएं हैं टोटल 8 हैं। मोटा मोटी इसके बारे में बस ये जान लीजिए कौन कौन संकल्पना है। तो भूमि उपयोग की आर्थिक संकल्पना आती है। भूमि उपयोग की जो है क्षमता की संकल्पना आती है। साथ ही इष्टतम अनुकूलतम भूमि उपयोग की संकल्पना आती है। भूमि उपयोग में जो है तुलनात्मक लाभ की संकल्पना आती है। भूमि उपयोग में दूरी की संकल्पना आती है। भूमि उपयोग में क्षेत्रीय संतुलन की संकल्पना आती है। भूमि उपयोग में व्यवहारिक संकल्पना, साथ ही भूमि उपयोग के अध्ययन में प्रत्यक्ष ज्ञान तथा प्रतिबिंब की संकल्पना। ये 8 जो है संकल्पना है जो कृषि भूगोल में भूमि उपयोग के संदर्भ में ये दिए गए हैं। इसे आप लोग ध्यान से दे सकते हैं। वैसे एग्जाम में ये चीजें उतना पूछी नहीं गई है, तो नहीं देंगे तब भी काम चल जाएगा। अब भूमि उपयोग के अध्ययन में वैश्विक विकास देख लेते हैं। किस देश में किसने क्या योगदान दिया, कौन भूगोलवेत्ता था। तो अगर देखा जाए मोटा मोटी, तो इसमें सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का देख लें अगर हम लोग, तो प्रथम उल्लेखनीय प्रयास किया गया भूमि उपयोग क्षमता से संदर्भ में। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम उल्लेखनीय प्रयास भूमि उपयोग क्षमता से संबंधित हुआ। इसके बाद से ग्रेट ब्रिटेन ने डडले स्टैम्प के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं इसमें भूमि उपयोग में। इसके बाद से इराक में पावर जो है उनका श्रेय बहुत योगदानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि उपयोग का क्षमता का अध्ययन किया था पावर्स ने। इसके बाद से रूस में दोकाचियो जो है बहुत फेमस हुए थे, भूमि उपयोग क्षमता के प्रारंभिक अध्ययन किया था इन्होंने। इसके बाद से भारत में सरकारी प्रयासों द्वारा प्रारंभिक अध्ययन किए गए हैं। और साथ ही इसमें देखोगे डेविड रिकार्डो का 1817 का तुलनात्मक लाभ की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। वान तुनन का ग्रामीण भूमि उपयोग तथा दूरी के बीच संबंधों का सैद्धांतिक दूरी 1826 में दिया गया है। ये सारे भूमि उपयोग का जो है वैश्विक जो स्तर पर विकास से संबंधित अध्ययन किया गया, उससे संबंधित ये देश और जो विद्वान है उनका योगदान है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कृषि भूमि उपयोग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज। अब कृषि भूमि उपयोग का वर्गीकरण में जो वर्गीकरण के आधार हैं कृषि भूमि उपयोग का, उसको देख लेते हैं। तो वर्गीकरण के जो भौतिकी या प्राकृतिक कारक होते हैं, जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, भौम्य आकृति कैसी है, वर्षा कैसा है, जलवायु कैसी है, मिट्टियाँ कैसी है, प्राकृतिक प्रदेश कैसे हैं, ये जो है ये भौतिकी या प्राकृतिक कारक हैं जिससे कृषि भूमि उपयोग का वर्गीकरण किया जाता है। साथ ही सामाजिक व्यवस्थाएं भी जरूरी है, सोशल सिस्टम भी जरूरी है वर्गीकरण के लिए। अगर सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं है तो ये आप भौतिकी या प्राकृतिक कारक करके क्या कर लेंगे, अगर सुव्यवस्थित चीजें नहीं है समाज में तो। ठीक है, ये दोनों फैक्टर कार्य करते हैं कृषि भूमि उपयोग का वर्गीकरण के लिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें जो और कमेटी कार्य किया है वर्गीकरण में वो देख लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपका TCCA यस जो है इनके द्वारा वर्गीकरण 1949 में किया गया था। टेक्निकल कमेटी ऑन कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ये जो है कमेटी, इसके द्वारा वर्गीकरण किया गया था भूमि उपयोग का, कि भूमि उपयोग कैसे किया जाए कृषि से संबंध में। तो इसमें देखा तो समस्त प्रकार के वन क्षेत्र होने चाहिए, कि कृषि उपयोग भूमि होनी चाहिए वहां पर। फिर से प्रति भूमि के अतिरिक्त जोत रहित भूमि होनी चाहिए जो जोती ना गई हो। इसके साथ ही प्रति भूमि भी होनी चाहिए। वास्तविक बोया हुआ क्षेत्र होना चाहिए, साथ ही समस्त बोया हुआ क्षेत्र होना चाहिए। इसके बाद से 2 फसली क्षेत्र होना चाहिए, मतलब 2 पच, जिसे 2 फसली क्षेत्र कहा जाता है। ये TCCAS के द्वारा वर्गीकृत किया गया था कि अगर कृषि कोई एरिया है कृषि भूमि उपयोग का वर्गीकरण कर रहे हैं तो इतने प्रकार के आपके 7 प्रकार के जो आधार होना चाहिए
जिसके आधार पर हम कृषि भूमि का उपयोग कर सके। अब भूमि उपयोग के वर्गीकरण को उद्देश्य देख लेते हैं कि जो भूमि उपयोग के वर्गीकरण को उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला, बृहत उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। भूमि उपयोग करते समय हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए भूमि कितना उपयोगी है और क्या क्या पूर्ति कर सकता है, तो बृहत उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। दूसरा, भूमि उपयोग के विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण करना होता है। ये उद्देश्य होता है कि कितने प्रकार की इसमें फसलें बोई जा सकती हैं, कितनी प्रति छोड़ी जा सकती हैं, इसका उद्देश्य होता है। फिर से वर्गीकरण की एक निश्चित पद्धति का निर्माण करना होता है। इसके साथ ही सर्वमान्य योजना का आधार प्रस्तुत करना होता है। तो भूमि उपयोग वर्गीकरण के लिए जो उद्देश्य होते हैं ये आपके 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे लिखित में लिख रहे हैं तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ये अति महत्वपूर्ण होते हैं लिखित समय में, ऑब्जेक्टिव में उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो हमने अपना 2 पॉइंट क्लियर कर लिया। भूमि उपयोग सर्वेक्षण एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। ये विश्व में कैसा रहा है, प्राचीन समय से कैसे चला आ रहा है, इसको जानेंगे कि भूमि उपयोग जो सर्वेक्षण होता है प्राचीन समय से कैसे सर्वेक्षण चले आ रहा है, वर्तमान में कैसे हो रहा है। ठीक है। भूमि उपयोग सर्वेक्षण में प्रारंभिक इतिहास में देखा जाए तो इंग्लैंड का नॉर्मन डोम्सडे बुक 1086 एडी में आई थी। विलियम द काकरर द्वारा ये लिखी गई थी और इसका जो प्रारंभिक स्वरूप माना गया था कार्लसोर द्वारा 1919 में। इनके द्वारा बताया गया था कि नॉर्मन डोम्सडे बुक में जो विलियम द काकरर द्वारा लिखी गई थी, कर वसूली सबसे पहले उद्देश्य था। भूमि उपयोग सर्वेक्षण में सबसे पहले कर वसूली के बारे में चर्चा की गई थी। वो बुक था डोम्सडे बुक, जो था नॉर्मन डोम्सडे बुक था। 1086 एडी में आई थी। किसने लिखा था? विलियम द काकरर ने लिखा था। दूसरा पॉइंट देखते हैं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संबंधित। तो आधुनिक तकनीकी जो विकास हुआ इसमें देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो हुआ था पहली बार, अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ जिसे IGU कहा जाता है, इसके द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था। यह प्रयास कब हुआ था? 1949 में आयोग का गठन किया गया। सैमुअल जो है वैन वाल्केनबर्ग की अध्यक्षता में विश्व भूमि उपयोग सर्वेक्षण आयोग की गठन की गई थी। वाल्केनबर्ग के अध्यक्षता में जो गठन किया गया था, इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। भूमि उपयोग के वर्गीकरण के लिए मानक रंग योजना और शब्दावली तैयार की थी। अब आगे देखते हैं तीसरा, विभिन्न देशों में इसका विकास कैसे हुआ था भूमि उपयोग सर्वेक्षण का। तो विभिन्न देशों में अगर हम लोग देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी देशों में यहाँ चर्चा की गई है। तो ब्रिटेन में सर्वप्रथम 1930-31 में एल डडली स्टैम्प के डडले स्टाम्प के निर्देश में पहली व्यवस्थित सर्वेक्षण 6 श्रेणियों में की गई थी। इसे जनक माना जाता है। भूमि सर्वेक्षण जो है उपयोग के लिए इनको जनक माना जाता है, डडले स्टाम्प को। ठीक है। 6 श्रेणियों में इन्होंने व्यवस्थित सर्वेक्षण किया था पहली बार। इसके बाद से पोलैंड में 1947 में जीवंस्की के निर्देशन में किया गया था। पुनर्निर्माण और नियोजन हेतु ये किया गया था सर्वेक्षण। बाद में ये जे कोस्तोरवेकी ने आगे बढ़ाया था इस सर्वेक्षण को पोलैंड में। इसके बाद से देखा जाए तो चीन में 1926-1930 में OE बेकर और इसके साथ ही जॉन लोसिंग बक इनके द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति रुचि के कारण ही भूमि उपयोग सर्वेक्षण का विकास अमेरिका में हुआ। सावर ने किया था 1924 में। क्लियर। इसके साथ ही देखें भारत भी हमारा पीछे नहीं रहा। 1941 में प्रोफेसर SP चटर्जी ने सर्वप्रथम प्रोफेसर मोहम्मद शफी के प्रयासों को आगे बढ़ाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें अगर तो अतिरिक्त पॉइंट में हम देखें तो यहाँ पर डडले स्टाम्प आधुनिक भूमि उपयोग सर्वेक्षण का जनक ये है। ब्रिटेन मॉडल प्रस्तुत किया था इन्होंने। साथ ही अमेरिका का सावर 1924 में ये प्रेरता थे। क्यों थे? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति रुचि के कारण इन्होंने इसका अभ्युदय किया था। साथ ही भारत में चटर्जी ने 1941 और मोहम्मद शफी का प्रयास भी महत्वपूर्ण है। तो ये इंपॉर्टेंट है भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए। ये जो आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण था अलग अलग देशों का जो विद्वान थे उनके द्वारा और प्राचीन में जिन्होंने योगदान दिया था उनके द्वारा, जो नॉर्मन डोम्सडे बुक थी ये पूछा जाता है विलियम द काकरर द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट था। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कृषि उत्पादकता निर्धारण की तकनीकें देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो आप देखेंगे कोटि गुणांक विधि आती है, बहुत सारे भूगोलवेत्ता इसमें योगदान दिए हैं, इसको जानेंगे हम लोग। खुसरो से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृषि उत्पादकता निर्धारण की तकनीकों का उपयोग करते ये 3 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी है, किसने क्या इसमें काम किया, ये देख लेते हैं। तो निवेश उत्पाद अनुपात तकनीक जो है, प्रतिपादक इसके एम खुसरो 1964 में इन्होंने दे रखा था ये तकनीक। इससे इन्होंने कुल निवेश और कृषि उत्पादन मतलब इनपुट से आउटपुट कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में पता लगाया था कि फर्टिलाइजर कितना यूज करेंगे, बीज कितना बोएंगे, लेबर के चार्ज क्या होंगे और पानी का यूज कितना होगा, और उससे जो फसल निकलेगी उससे आउटपुट हमें कितना प्राप्त होगा। इसके लिए इन्होंने सूत्र दिया था अनुपात उत्पादन बटे निवेश, ये सूत्र था। निष्कर्ष में बताया था कि उच्च अनुपात बराबर उच्च उत्पादकता होता, मतलब जितना ज्यादा आपके पास अच्छे फर्टिलाइजर हैं, सीड्स हैं, लेबर हैं और पानी की सुविधा, उतना अच्छा आउटपुट निकल के आता है। ये खुसरो बताते हैं। निवेश उत्पादन अनुपात तकनीक किसने दिया है, तो खुसरो ने 1964 में। ध्यान रखिएगा, ये हम किस चीज के बारे में भी बताएं आपको, तो कृषि उत्पादकता निर्धारण की तकनीक है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तुल्यांक विधि अब देखते हैं। तो तुल्यांक विधि में देखें तो विभिन्न फसलों की तुलना एक मानक में की जाती है। तुल्यांक विधि का मतलब यही होता है। इसमें देखो चावल, राइस, गेहूं, अन्य अन्य प्रकार की इसमें फसलें बोई जाती हैं, मक्का, और उसको क्या करते हैं हम लोग, एक जो है मानक मानते हैं, उससे हम लोग उसका तुलना करते हैं। तो विभिन्न फसलों की तुलना में एक मानक रख कर सारे मानकों से तुलना की जाती है। जैसे जौ, बाजरा, गेहूं के साथ हमने क्या किया, चावल की तुलना कर दिया, ठीक है। तो इसके संदर्भ में कौन सा प्रथम कार्य किया था, तो अन जो है तुल्यांक में देखा जाए तो इन्होंने जॉन लोसिंग बक ने सर्वप्रथम 1967 में काम किया था। इसे अन तुल्यांक कहा जाता है, किसी एक अन्य से सारे अन्य की तुलना कर देना, ठीक है। दूसरा जो काम किया था 1967 के बाद से चावल से तुलना किया था, जिसे चावल तुल्यांक कहा गया है, डी राइज द्वारा। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के थे, इन्होंने 1967 में किया। इन्होंने चावल से अन्य फसलों की तुलना कर दी थी। इसके बाद से आए हमारे गेहूं तुल्यांक। इसको किसने तुलना की थी, कोलिन क्लार्क और हैमवेल ने 1967 में इन्होंने गेहूं से अन्य फसलों की तुलना कर दी थी, ठीक है। अब अतिरिक्त महत्वपूर्ण तकनीकें में एडिशनल जो की टेक्निक्स होता है इसको देख लेते हैं। इसमें हम परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है टॉपिक, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जिसमें कोटि गुणांक विधि में हम पढ़ेंगे कैंडॉल को 1939 आधार प्रति हेक्टेयर उपज था। इसके बाद क्षेत्रफल पैदावार सूचकांक पढ़ेंगे, SS भाटिया 1967 आधार क्षेत्र और उपज भारत में लोकप्रिय था, ये हम पढ़ेंगे। तो इस विधि में सर्वप्रथम प्रयोग कैंडॉल ने 1939 में किया था। कोटि गुणांक विधि रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड के नाम से प्रचलित है। और इनका जो मूल शोध पत्र आया था ये देख लेते हैं पहले। तो इन्होंने ओरिजिन रिसर्च पेपर दिया था, शीर्षक था जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन इंग्लैंड। ये इनका जो शीर्षक था, ये जर्नल ऑफ रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये शोध पत्र याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, कैंडॉल के शोध पत्र है। क्षेत्र इनका था इंग्लैंड का जो क्षेत्र था, वेल्स को छोड़कर इन्होंने सारे क्षेत्र को बताया था। 48 इनके प्रशासनिक काउंटीज का अध्ययन किया था इन्होंने, यह ध्यान रखना, 48 प्रशासनिक काउंटीज का अध्ययन किया था वेल्स को छोड़कर, ठीक है। ब्रिटेन के जो इंग्लैंड के कर लीजिए। आधार था 10 प्रमुख फसलें, जिसमें गेहूं, जौ, जई, बीन्स, मटर, आलू, इसमें स्वीट्स, मैंगोड्स, अस्थायी घास, स्थायी घास, ये सारे आधार लिए थे इन्होंने। अब कैंडॉल की विधि देख लेते हैं। पहला, प्रत्येक फसल की प्रति एकड़ उपज के आधार पर, जो प्रत्येक फसल है उसका प्रति एकड़ क्या उपज है उसके आधार पर 48 जिलों को, जो 48 जिले उसमें से 1 से 48 तक रैंक दिया जाएगा। मान लो पहला में जो है उपज सबसे अधिक आया, उसको जो है 1 रैंक दे दिया, ठीक है। और दूसरा में उससे कम आया तो उसको 2 दे दिया, ऐसे ही रैंक देते जाएंगे। फिर से दूसरा पॉइंट बोलता है कि सभी 10 फसलों की रैंकों को जोड़कर औसत निकालेंगे। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जोड़कर हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। मान लो हमने 1 से लेकर 10 तक जोड़ा, उसके बाद उसको 10 से भाग दे दिया, तो उसका औसत हमारा निकल आएगा। देखो यहाँ पर साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। सबसे कम औसत रैंक जो होगा, सबसे कम जिसका औसत रैंक होगा सबसे अधिक उत्पादक होगा उसमें, मतलब जिसका औसत रैंक सबसे कम आएगा उसमें उत्पादक सबसे अधिक होगा, ये कैंडॉल बताते हैं। अब महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य क्या है देख लेते हैं। सरल विधि है, जटिल गणनाएं नहीं है इसमें, बहुत आसानी से देखो मैं बताया आपको।
उत्पादकता को पैदावार के बजाय तुलनात्मक स्थिति से देखने का नजरिया है। मतलब हम कई फसलों से अपने देख सकते हैं कि किस एरिया में किस फसल का ज्यादा उपज है और सबसे बेस्ट होगा उसको हम लगा सकते हैं। सीमा और दोष इसमें क्या है तो देख लेते हैं। तो देखा जाए दोष, तो मुख्य दोष जो क्षेत्रफल को महत्व नहीं दिया गया कि इतना बड़ा लैंड हम घूम लेंगे 48 जिलों का, उसमें हम एक एक फसल का रैंकिंग करेंगे, ठीक है, ये दोष है। अब ये दोष कैसे कार्य करता है उदाहरण से देखें तो कम क्षेत्रफल में उच्च उपज वाले जिलों को अनुचित लाभ रैंक 1 देना। जैसे कि ये बोलता है कि सबसे जो कम क्षेत्रफल है उसमें क्या है उच्च उपज वाले जिले होंगे, ठीक है। अब उसको हम क्या करें 1 रैंक दे दें, ये गलत है। मान लो सबसे बड़ा जो जिला है उसमें भी तो सबसे ज्यादा उपज हो सकती है, ठीक है। तो इसमें सुधार जो किया था स्प्रे और देश पांडे और भाटिया ने किया था आगे चल के कैंडॉल की विधि में, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो अब अगले हम चलते हैं सिद्धांत को पढ़ने। हमने यहाँ पर कैंडॉल के सिद्धांत को खत्म कर दिया। तो कोटि गुणांक विधि में स्टैम्प का वैश्विक अनुप्रयोग जो आया था रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड में स्टैम्प ग्लोबल एप्लीकेशन जो आया था, इसे देख लेते हैं। तो डडल स्टैम्प ने 1960 में कैंडॉल की विधि की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया था। तो पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंडॉल की विधि का किसने प्रयोग किया, तो हमारे जो है डडल स्टैम्प महोदय ने किया था। क्लियर। अब आगे देखते हैं। इसमें अध्ययन का दायरा क्या था कि 20 देश इन्होंने लिया था, दुनिया के प्रमुख देशों का चयन किया 20, उसमें से 9 फसलें प्रति एकड़ उत्पादन के आंकड़े लिए थे। 9 फसलों लिए था प्रति एकड़ उत्पादन कितने होते हैं, 1 एकड़ में कितना होता है, 2 एकड़ में कितना होता है, तो 9 ऐसी फसलें लिया था प्रति एकड़ उत्पादन, उनका चेक किया था किसने, डडले स्टाम्प ने। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, उच्च कृषि उत्पादकता डेनमार्क, बेल्जियम और नीदरलैंड को बताया था। गहन खेती छोटे यूरोपीय देश में इन्होंने बताया था, ये याद रखिएगा, ये चीजें पूछी जाती है कि किस देश को जो है डडले स्टाम्प ने उच्च कृषि उत्पादकता बताया था, डेनमार्क, बेल्जियम और नीदरलैंड को। यहाँ गहन खेती होती है, छोटे यूरोपीय देश हैं। तुलनात्मक रूप से कम कहाँ होता, अमेरिका में विस्तृत खेती है, बड़े देश हैं, ठीक है। तो ये डडले स्टाम्प का प्रयोग था, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद से कैंडॉल में डडले स्टाम्प की तुलना करें अगर, थोड़ा सा उसके बाद से सफी को पढ़ेंगे। तो इन्होंने कैंडॉल ने इंग्लैंड की 48 काउंटिंग को अध्ययन किया था, 10 फसलें प्रयोग की थी। स्टैम्प ने क्या किया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैंडॉल की विधि का प्रयोग करके इन्होंने 9 फसलों का प्रयोग करके और प्रति एकड़ क्या उत्पादन होता है ये जानने का प्रयास किया था, जिसमें बताया था कि जो है डेनमार्क, नीदरलैंड और बेल्जियम में ज्यादा गहन खेती होती है क्योंकि छोटे यूरोपीय देश है, और उससे तुलना करके ये बताया कि अमेरिका में विस्तृत खेती होती है क्योंकि वो बड़े देश है, ठीक है, बड़े उनके पास क्षेत्रफल है। अब प्रोफेसर शफी के कार्यों को देख लेते हैं। 1960 में इन्होंने कार्य किया था और ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। तो भारत में कृषि भूगोल में मोहम्मद जो है प्रोफेसर शफी का 1960 का कार्य बहुत अग्रणी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इनका एक लेख आया था शफी जी का, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एफिशिएंसी इन जो है उत्तर प्रदेश, इसको इन्होंने इकोनॉमिक जागृति जर्नल में प्रकाशित किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अब इन्होंने विधि की प्रक्रिया क्या निकाला था ये देख लेते हैं। तो इन्होंने कैंडॉल की कोटि गुणांक जो विधि था उसको भारतीय संदर्भ में प्रयोग किया था, ठीक है, सफल प्रयोग किया था, याद रखिएगा, प्रयोग ही नहीं सफल प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना, सफल प्रयोग, ठीक है, ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। तो देखो, तो शफी महोदय ने जो अध्ययन का क्षेत्र चुना था उत्तर प्रदेश के 48 जिले लिए थे, तत्कालिक संख्या इसकी 48 थी। उस समय फसलों का चयन 8 प्रमुख खाद्यान्न फसलों का चयन किया था, धान, गेहूं, जौर, बाजरा, मक्का, चना, अरहर, इन फसलों का इन्होंने चयन किया था 8 प्रकार के। और इन्होंने बोला था रैंकिंग प्रक्रिया जो होती है प्रति एकड़ उपज के आधार पर इन्होंने रैंक किया था कि प्रति एकड़ में कितना उपज हो रहा है, उसके आधार पर इन्होंने रैंक किया था 1 से 48 तक, ठीक है। इन्होंने ये गणना करने के लिए जो औसत रैंक, एवरेज रैंक का सूत्र दिया था, ए बराबर सिग्मा आर आई ए बटे एन होता है, जहां आर आई का मतलब होता है आपका फसलों की रैंक का योग और एन बराबर होता है फसलों की संख्या, यानी तो 8 फसलें लगी हैं तो उसके आधार पर ये निकालते हैं। तो ये औसत रैंक इनका, एवरेज रैंक, ये आप लोग सूत्र ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब इन्होंने अपना प्रयोग सफल किया था तो उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो था उत्तर प्रदेश में उसको अलग अलग रैंक दिया और कलर से भर दिया। तो जैसे इन्होंने बताया कि अधिक उत्पादक जो होगा अत्यधिक उच्च दक्षता देगा, वो यहाँ पर हरे कलर से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उच्चतम उत्पादकता है, उच्च दक्षता जो होगा, मध्यम दक्षता, निम्न दक्षता, अत्यंत निम्न दक्षता जो बुंदेलखंड है, पूर्वी पठारी क्षेत्र, न्यूनतम उत्पादकता यहाँ पर होती है।
तो इन्होंने ये सफल परीक्षण किया था। इनका जनरल याद रखिएगा, पूछा जाता है, 1960 में दिया था। सारे मैंने चीजें आपको रिपीट करा रहा हूँ, याद रखिएगा, पूछा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परीक्षा उपयोगी नोट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सफी ने बाद में महसूस किया कि इस विधि में क्षेत्रफल की अपेक्षा एक कमी है, इसीलिए उन्होंने अपने बाद के अध्ययनों में 1972 और 74 में इस विधि को छोड़ के इनेडी और भाटिया की विधियों या उनके संशोधित रूपों को अपनाया था। तो बाद में इन्होंने कैंडॉल की विधि को छोड़कर 1972-74 में इनेडी और भाटिया की विधि को अपना लिया था सफी ने। कारण क्या था? क्षेत्रफल की उपेक्षा जो था एक कारण था, इसीलिए इन्होंने इस विधि को छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। तो 1964 में स्प्रे और देशपांडे ने जो दे रखा है, ये भारित औसत कोटि गुणांक, इसे देखते हैं वेटेज एवरेज रैंकिंग कोफिशिएंट। ये क्या है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य योगदान इनका क्या था? कैंडॉल की विधि के दोष के निवारण करना। तो जो इनका मेन कंट्रीब्यूशन था ये था कि कैंडॉल की विधि में क्या समस्या थी, उसको समस्या को हटा के सही से उनके सिद्धांत को लागू किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कैंडॉल की पुरानी विधि में रैंक था और एरिया स्ट्रेंथ था, क्षेत्रफल था, ठीक है, कि जो छोटा क्षेत्रफल है उसको पहला रैंक दे दिया जाएगा उत्पादन के आधार पर। ये कैंडॉल बोल रहे थे, हमने पीछे पढ़ा। इस पर देशपांडे नई विधि लाया, रैंक और क्षेत्रफल वैसे दिया जाएगा। मान लो उसमें कैंडॉल में समस्या क्या थी कि बड़ा जो जमीन है उसको रैंक कम मिल जा रहा था, वो उत्पादनता के आधार पर, प्रोडक्टिविटी के आधार पर। तो इसको हटा के इन्होंने क्षेत्रफल और रैंक को एक समतुल्य बनाया, एक जैसा, मतलब जितना आपका क्षेत्रफल है उसके हिसाब से रैंक दिया जाएगा, उसमें उत्पादन कितना हो रहा है। मान लो बड़ा क्षेत्रफल है, कम उत्पादन होगा। तो ये सारी चीजें कैंडॉल में समस्या हो रही थी, ठीक है। इसी समस्या को दूर करने के लिए स्प्रे देशपांडे ने नई विधि अपनाई और इन्होंने आगे चल के फसलों के क्षेत्रफल, रियल स्ट्रेंथ की उपेक्षा को दूर किया। अब देखो ये भारित औसत कोटि गुणांक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आई बराबर होता है सिग्मा आर डब्ल्यू बटे सिग्मा डब्ल्यू। अब जहां पर देखो आई कृषि उत्पादक सूचकांक होता है, इंडेक्स होता है कितना उत्पादन हुआ कृषि में। आर बराबर होता है विभिन्न फसलों की कोटि क्या है, रैंक ऑफ क्रॉप क्या है। डब्ल्यू बराबर होता है भार, जो कि फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल एरिया है वो है, और उसके बाद सिग्मा योग होता है टोटल, ठीक है। ये हो गया। आप देखो सरल उदाहरण से इनका जो है, इनका भारित औसत कोटि गुणांक समझते हैं, इन्होंने कैसे कैंडॉल की विधि को जो समस्या थी उसको दूर किया है। तो उदाहरण से देखें तो एक गेहूं ले लो, बहुत बड़े क्षेत्र में 90%, इसको रैंक 10 दे दो, ठीक है। 90% इसका क्षेत्रफल है, इसको रैंक 10 दिया, पुअर इसका हुआ उत्पादन, ठीक है, गेहूं का। मटर लो, बहुत छोटे क्षेत्र में 10% है, ये है इसका क्षेत्र, और इसको रैंक 1 दे दिया, एक्सीलेंट। अब इसी चीज को इन्होंने क्या किया, सही किया। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना कि 10 कहाँ था। देखो रैंक यहाँ 10वीं दी गई थी इसको, और इसको जो है रैंक 1 दी गई थी। तो ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। दोनों रैंक हो गया, 90% और 10% का रैंक ले लिया, ठीक है। अब दो फसलें थी तो 2 और 2 से भाग देंगे तो 11 में तो 505 भ्रामक औसत निकल के आ गया, ठीक है। स्प्रे देशपांडे विधि, नई विधि में क्या हुआ कि अब देख लो यहाँ पर इन्होंने क्या इसमें हटाने की कोशिश किया। इसमें इन्होंने बताया कि 90% वाले हिस्से गेहूं का भार ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर गेहूं की भार ज्यादा है, इसलिए अंतिम सूचकांक खराब 10 से करीब आएगा, जो वास्तविकता का अधिक निकट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रेडेस पांडे ने इस विधि को ज्यादा जो है सटीक बताने का प्रयास किया, अधिक यह वास्तविकता के निकट थी, इसीलिए इनकी ये विधि जो है ज्यादा कारगर साबित हुई। अब आगे जानते हैं, इस संशोधन ने कृषि भूगोल में उत्पादकता मापन को सांख्यिकीय रूप से अधिक शुद्ध बनाया। ये विधि जो है इस पर देशपांडे की थी, ये आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद से इनेडी आते हैं 1964 में। इनेडी ने कृषि उत्पादकता गुणांक का निर्धारण एक नया अपना दिया इन्होंने। कृषि उत्पादकता गुणांक अगर निकालना इनेडी बताते हैं तो उसको क्या करना, उत्पादन अनुपात भागा, मतलब बटे क्षेत्रफल का अनुपात होना चाहिए। ये इनेडी बताते हैं 1964 में आके। याद रखिएगा कृषि उत्पादकता गुणांक निर्धारण विधि किसने दिया, इनेडी ने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वही बताता है उत्पादन का हिस्सा क्या है, मतलब ये हो गया आपका, और फिर से क्षेत्रफल का हिस्सा हो गया, ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। तो उत्पादन के कुल हिस्सा में अगर देखें वही चीज यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया गया है। तो वाई बराबर बोलते हैं संबंधित इकाई, मतलब जिला या क्षेत्र ले लो, किसी इकाई में जिला क्षेत्र होगा, फसल का कुल उत्पादन क्या है उस जिले में, ठीक है, ये बोलते हैं। तो वाई हो गया, और फिर से उसमें बटे वाई एन इनका था ये, ठीक है। वाई एन में क्या, राष्ट्रीय स्तर पर उसी फसल का कुल उत्पादन, मतलब जो जिले स्तर पर था उसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या है उत्पादन, ये देखना है।
उसके बाद से बटे यहाँ पर करेंगे, उसके बाद से क्षेत्रफल का हिस्सा देखना है। टी बराबर क्या होता है, संबंधित इकाई मतलब जिले या क्षेत्र में उस फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल क्या है, मतलब इस फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। इसके बाद से टी हो गया, उसके बाद से टीएन क्या है, टीएन है राष्ट्रीय स्तर पर उस फसल के अंतर्गत जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, मतलब उसी फसल जो फसल बोए हैं वो फसल जो है यहाँ पर देखेंगे वाई बराबर तो जिले में उत्पादन कितना हुआ है, और ये उत्पादन जहां पर हो रहा है वो क्षेत्रफल जो है ये आपका टी है, ठीक है। फिर से ये राष्ट्रीय तो स्तर पर उत्पादन कितना हो रहा है, ये उत्पादन जिस जगह हो रहा है जिस राष्ट्रीय स्तर पर वो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसी को हम वाई बटे वाई एन भागा टी बटे टी एन करते हैं, तो हमारा कृषि उत्पादकता गुणांक निकल के आता है, ये कोफिशिएंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी निकल के आता है ये इनएडी का, ठीक है। तो परिणाम क्या होता है, देखो ये सूत्र बनता है इनका इनएडी का, ये पूछा था बार बार एग्जाम में, तो ये सूत्र इनका है, यही बता रहा था वाई बटे वाई एन, यहाँ पर हम फिर से आपका देखोगे भागा टी बटे टी एन, ठीक है। सरल शब्दों में क्षेत्रफल का उत्पादन का हिस्सा बड़ा भागा होता है क्षेत्रफल का भूमि का हिस्सा, यही होता है इनका सूत्र, ये याद रखिएगा। मतलब जिला स्तर पर जो हमने फसल उगाया ये बोल रहे हैं, ठीक है, जिला स्तर पर जो हमने फसल उगाया ये बोल रहे हैं, और ये हो गया वाई। उसके बाद से वाई वन जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो फसल उगाया, ठीक है, वाई वन हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद टी क्या होता है, जो जिला स्तर पर फसल उगाया था उसमें जो है क्षेत्रफल कितना लगा है जिला स्तर पर, और टीएन क्या होता है राष्ट्रीय स्तर पर जो फसल उगाया था उसमें क्षेत्रफल कितना लगा, इसीलिए क्षेत्रफल का उत्पादन हिस्सा भागा क्षेत्रफल का भूमि हिस्सा होता है एनएडी का, ये इनका कृषि उत्पादकता गुणांक सूत्र है, ठीक है। ये पूछा था बार बार एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। अब भाटिया का आ गया 1967 में, भाटिया का कृषि दक्षता सूचकांक आया था 1967 में, यूपी से संबंधित था ये। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता का निर्धारण के लिए इन्होंने दिया था, ये कृषि दक्षता सूचकांक भाटिया द्वारा दिया गया था। इनका संदर्भ जो था 11 फसलों का आधारित था, जो ये सिद्धांत 11 फसलों पर आधारित था। तो उपज सूचकांक निकालना अगर हमें किसी चीज का, तो क्या करना होगा, ये एल्ड इंडेक्स निकालना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर आई वाई बराबर होता है वाई सी बटे वाई आर गुणे 100, ठीक है। तो वाई सी क्या है, जिले में फसल की उपज क्या है, मतलब एक जिले में कितनी डिस्ट्रिक्ट एल्ड क्या है, मतलब कितनी उपज हुई है, ठीक है। वाई आर क्या है, क्षेत्र या राज्य में औसत उपज क्या है। कृषि दक्षता सूचकांक निकालने के लिए हमें आई ई निकालना है, बराबर सिग्मा आई वाई गुणे सी ए बटे आपका होता है सिग्मा सी ए, ये निकालना। तो आई वाई क्या होता है आपको देख लो, उपज सूचकांक होता है, एल इंडेक्स होता है कितनी उपज हुई है, सी ए क्या होता है फसल क्षेत्र क्रॉप एरिया जो होता है कितना है, और यहाँ पर देख लो आपका फिर से सी ए सिग्मा जो होता है सिग्मा सी ए कुल फसली क्षेत्र टोटल क्रॉप्ड एरिया होता है, ठीक है। ये इन्होंने दे रखा सूत्र कृषि दक्षता सूचकांक का, इन्होंने सेकेंड चरण बता रखा है, ठीक है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इनका, अब खूबी देख लेते हैं। जो विधि की सबसे बड़ी खूबी है, यह विधि ज्यादा पैदावार के साथ फसल क्षेत्र के आकार को भी महत्व देती है, मतलब कितना पैदावार हुआ है किसी फसल का, ठीक है, और उसका जो है क्षेत्रफल कितना है, साइज ऑफ क्रॉप एरिया कितना है, मतलब कितना ज्यादा क्षेत्रफल इन्होंने कवर किया है जो पैदावार ज्यादा दिया है, तो इसकी खूबी है। तो ज्यादा पैदावार जो है वो उच्च कृषि दक्षता को दर्शाता है, ठीक है। कोई हाई एल्ड मतलब पैदावार हुआ तो उच्च कृषि दक्षता दर्शाता है उस एरिया में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बताते हैं कौन, हमारे भाटिया महोदय, कृषि दक्षता सूचकांक सूत्र इनका देखा, यूपी पे इन्होंने 1967 पर यह प्रयोग किया था। सिन्हा का 1968 देख लेते हैं अब हम लोग। तो मेजरमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यूजिंग सिन्हा मेथड, ये है 1968 में आया था। इनका जो है प्रमाप विचलन था स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसे हम मानक विचलन स्टैंडर्ड स्कोर या जेड स्कोर की विधि भी कहते हैं, इसका प्रयोग इन्होंने सिन्हा जी ने किया था। सिन्हा की विधि की मुख्य विशेषता क्या है, इन्होंने मानकीकरण जो मान के चला सूत्र है, श्रेणीकरण जो किया था, ये देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने मानकीकरण में क्या किया, जैसे सभी फसलों को एक कॉमन स्केल पर लाना जिससे तुलना संभव हो सके। जैसे मान लो कपास है, उसको एक गांठ बना के खूब बड़ा बंडल बनाएंगे ताकि टन इतना बराबर गन्ने इतना वजन हो सके। फिर से क्विंटल जो है
राइस या गेहूं है तो वो भी गन्ने कितना समान हो पाए। तो इनका जो स्टैंडर्ड स्कोर जेड स्कोर था, कॉमन स्केल था, उसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई वस्तु है तो उसका जो है कॉमन स्केल हो, ये नहीं कि अलग अलग स्केल हो। ठीक है, तो कॉमन स्केल इन्होंने मान के चला, ये एक की पॉइंट है, याद रखिए। सूत्र इनका था जेड आई बराबर था आपका एक्स आई, आपका यहाँ पर माइनस एक्स बार था, अब प्लस यहाँ पर आपका, यहाँ पर इसे कहते हैं प्रमाणिक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन था। ठीक है, तो जेड आई मानक विचलन है, ये आपका एक्स आई जिले में फसल का उत्पादन उपज कितना है किसी जिले में, और एक्स बार जो है राष्ट्रीय क्षेत्रीय औसत है, जो है नेशनल रीजनल मीन है, और जो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 श्रेणियां। तो अन्न, पहला में आता है अन्न फसलें, अन्न फसलों में चावल गेहूं ज्वार बाजरा, दूसरा में दालें चना अरहर, तीसरा में तिलहन मूंगफली सरसों, और चौथा में नकदी फसलें जो होती है वो होती है गन्ना कपास जूट। अब इनके सिद्धांत का महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है ये देख लेते हैं। ये विधि भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये पिछली विधियों जैसे कैंडाल और स्टैम्प की तुलना में सांख्यिकी रूप से अधिक सुदृढ़ है, क्योंकि इसका कॉमन स्केल एक जैसा है। लाभ इसका देखें तो ये बताता है कि कोई जिला औसत से कितना ऊपर या कितना नीचे है ये बता देता, और ये अंतर वेरिएशन कितना महत्वपूर्ण है ये कैंडाल की रैंकिंग विधि से कहीं अधिक सटीक परिणाम देता है। ठीक है, तो कोई जिला कितना ज्यादा उत्पादन करता है कितना कम करता है ये सारे औसत निकाल देता है ये विधि। सिन्हा की विधि की ये मुख्य विशेषता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। सिन्हा की विधि भारतीय कृषि उत्पादकता को मापने का एक सटीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सफी का देख लेते हैं। 1972 इन्होंने सफी संशोधित उत्पादकता सूत्र दिया था, मॉडिफाइड प्रोडक्टिविटी फार्मूला 1972 में। तीनों ने चरों की परिभाषा में y बराबर संबंधित इकाई में फसल का कुल उत्पादन बताया था, फिर से yn बराबर राष्ट्रीय स्तर पर कुल उत्पादन बताया था, फिर से t बराबर संबंधित जो है इकाई में फसल का क्षेत्रफल बताया था, इसके बाद से tn का बात किया था राष्ट्रीय स्तर पर फसल का क्षेत्रफल। तो ये इनका जो है सफी का मॉडिफाई रूप था, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पिछला मैंने उसमें बताया था आपको। तो संशोधित सूत्र देखें तो अंश का उत्पादन का हिस्सा छोटा अनाज का बोरा लिया था y, उसका बड़ा राष्ट्रीय लिया था yn। ठीक है, इन्होंने लिया था। हर में देखें तो यहाँ पर देखा जाए क्षेत्रफल का हिस्सा में देखें, छोटा खेत का टुकड़ा लिया t, और उसके बाद बड़ा राष्ट्रीय मानचित्र लिया tn। ठीक है, अब इसको गुणे कर दिए 100, उत्पादक सूचकांक इनका यहाँ पर निकल आया। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स था वो निकल आया। अब ये जो सूत्र दिया इसका सरल अर्थ समझ लें तो जिले का उत्पादन योगदान जो है जिले का जो क्षेत्रफल हिस्सा, अब यहाँ पर सूचकांक 100 जो है उच्च उत्पादकता जो है, इसका अगर निष्कर्ष देखें तो कम जमीन लेकर देश के उत्पादन में बड़ा हिस्सा देना होता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, कम जमीन में भी हम बड़ा उत्पादन दे सकते हैं, इन्होंने ये मॉडिफाई किया था अपने सूत्र में। अब ये संशोधित सूत्र जो 1972 में, ये आप ध्यान रखिएगा, आया था इनका ये सिद्धांत सफी का। ठीक है, आगे भारत का उत्पादन अनुप्रयोगी इन्होंने जो किया ये देख लेते। इसमें इन्होंने प्रोफेसर सफी का निष्कर्ष था कि यह विधि कृषि के तकनीकी प्रदर्शन को दर्शाए जो सस्य गहनता और भूमि गुणवत्ता को शामिल करती है। ठीक है, तो इन्होंने सस्य गहनता और भूमि गुणवत्ता को शामिल किया था इस विधि में। अब जसवीर सिंह का जो है 1974 में आया था, ये कृषि दक्षता की वहन क्षमता विधि दिए थे। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी मेथड पूछता है, तो ये किसने दिया था, ये यही पूछ देता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैरिंग कैपेसिटी मेथड दिया था आपका वहन क्षमता विधि जसवीर सिंह ने। इस टाइम की विचारधारा थी जो 1958 में आई थी, कृषि का उद्देश्य अनाज का ढेर नहीं मानो पेट भरना है, ये उनका इस टाइम की विचारधारा थी 1958 में। ठीक है, उत्पादकता का माप कैलोरी में था, ये आपको ध्यान रखना है, जो भी उत्पादकता की माप होगी कैलोरी में थी। इसी पर इनका विचारधारा आधारित था। कृषि दक्षता जो था उसकी वहन क्षमता विधि थी जसवीर सिंह की। तो जसवीर सिंह का प्रयोग जो था ये स्टेम की विचारधारा से संबंधित था। हरियाणा और भारत का कृषि एटलस में प्रयोग किया था इन्होंने। सूत्र था इनका IAE बराबर CP बटे ये आपका SN। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि दक्षता होता है IAE बराबर एग्रीकल्चर एफिशिएंसी क्या है, कितना बेहतर हो रहा है यहाँ पर कृषि दक्षता। फिर से यहाँ पर CP बराबर तो वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी क्या, प्रति इकाई क्षेत्र में पोषित जनसंख्या कितनी है। ठीक है, कितने लोग रहते हैं हर इकाई क्षेत्र में। SN बराबर मानक पोषण मतलब जीवित रहने के लिए आवश्यक कैलोरी कितनी चाहिए कि एक आदमी कितना खाना चाहिए।
तो इन्होंने यह जसबीर सिंह ने बताया था। तो जसबीर सिंह ने अपने अनुप्रयोग और निष्कर्ष में पाया कि भारत में फसलों के उत्पादन को कैलोरी में बदलना होता है, क्योंकि प्रति इकाई जो लोग रह रहे हैं उनको कितना कैलोरी चाहिए, उसी के हिसाब से फसल को हम उगाएंगे तो कैलोरी में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है। निष्कर्ष में यह पाया गया कि सबसे मानवीय और वैज्ञानिक विधि जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता का माप है। यह जसबीर सिंह का प्रयोग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विजय राम सिंह जो 1979 में कृषि उत्पादकता का द्विविमीय दृष्टिकोण अपनाया था, 2 डायमेंशन। तो इन्होंने इसमें बताया था, देखिए यहाँ पर उपज सूचकांक है, ये बता रखा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ये दर्शाता है कि भूमि पर कितना उपज हो रहा है, ये दर्शा रहा है ये सूचकांक। ठीक है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, देख सकते हैं आप। और फिर से यहाँ पर एकल फसल है, क्षैतिज पहलू सस्य गहनता प्रसार है, यहाँ पर ये दिखा रहा है। अब बहु फसल है, ये दिखा रहा है। ठीक है, ये इसमें बता रहे हैं। और साथ ही ये ग्राफ पर मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। संयुक्त उत्पादकता सटीक आकलन करता है, ये बताते हैं। ये दर्शाता है कि भूमि का उपयोग कितनी बार या कितने विस्तार में किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर मान लो गेहूं बो दिया, यहाँ पर धान बो दिया, यहाँ पर कोई और फसल लगा दिया, तो ये यही दर्शाता है कि किसी भूमि का उपयोग कितनी बार किया गया या कितने विस्तार में किया गया है। द्विभूमि का अर्थ होता है केवल एक पक्ष में उपज नहीं, बल्कि दो कारकों उपज और गहनता का एक साथ समावेश होता है। ठीक है, उपज कितनी है, गहनता कितनी है, वही चीज है यहाँ पर द्विभूमि, मतलब बहु फसल जो होता है विस्तृत होता है। तो ये इससे फायदा ज्यादा होता है, इसमें एक ही चीज की पक्ष नहीं लिया जाता है, इसमें उपज कितनी हुई है और उस उपज में गहनता कितनी है। ठीक है, इसका भी पक्ष लिया जाता है। महत्व क्या है, पहले केवल उपज पर केंद्रित अध्ययनों से भिन्न था, अब गहनता को जोड़कर चित्र को पूरा किया गया। मतलब कि कोई उपज कितना हुआ, साथ ही वो कितना गहन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी लिया जाता है। ये जो है विजय राम सिंह कहते हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है कृषि उत्पादकता का द्विविमीय दृष्टिकोण किसने दिया, तो विजय राम सिंह 1979 में। और ये दर्शाता है कि इसमें इन्होंने एक फसल और बहु फसल पर चर्चा किया था। इन्होंने द्विविमीय का अर्थ भी बताया है कि उपज और गहनता से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद शफी का 1984 देख लेते हैं। अब ये 1984 में इन्होंने देख रखा है, 60 बाद 84 आ गए। तो मोहम्मद शफी की कृषि उत्पादकता का अध्ययन का विकास और योगदान, तो अभी आपको ऊपर ही बताया 1960 में रैंकिंग विधि केवल उपज पर दिया था। फिर से इन्होंने 1972 में यूनिटी के संशोधित सूत्र को संशोधन किया, इसमें उन्होंने उपज और क्षेत्रफल दोनों लिया था, मैंने ऊपर बताया, इसीलिए ज्यादा उसको डिटेल नहीं किया था। फिर से 84 में पोषक सूचकांक दिया, आधार क्या, कैलोरी और गुणवत्ता, कैरिंग और कैपेसिटी की बात। सर्वाधिक उन्नत इन्होंने बोला कि खाद्य सुरक्षा और कुपोषण को भूगोल से जोड़ा इन्होंने, ये इन्होंने चर्चा की। ठीक है, तो 1984 में जो काम किया, पोषण सूचकांक न्यूट्रिएंट्स इंडेक्स के बारे में काम किया। आधार क्या था, कैलोरी और गुणवत्ता, याद रखिएगा आधार क्या था 1984 में, कैलोरी और गुणवत्ता। 72 में आधार क्या था, उपज और क्षेत्रफल। और 60 में क्या आधार था, केवल उपज था। ठीक है, तो 72 में यूनिटी के सूत्र का इन्होंने संशोधन किया था। इनका जो आया 84 में जो बुक था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रीजन बैलेंस इम्बैलेंस था, ए स्टडी ऑफ उत्तर प्रदेश, 1984 में इन्होंने सफी ने मुख्य उदाहरण दिया था। इसमें क्या था, फसल का उत्पादन। ठीक है, कैलोरी में परिवर्तन होता है, फसल उत्पादन होता है, कैलोरी में परिवर्तन होता है, मानक पोषण इकाई से मिलान होता है। वैसे उसमें उसके बाद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, जनसंख्या की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति का आकलन करना, कितनी लोगों को कितनी कैलोरी प्राप्त हुई है इसका आकलन करना होता है इनके सिद्धांत के द्वारा। और इसके बाद से इन्होंने ये करते हुए उत्तर प्रदेश का पूरा जो है अध्ययन किया था। क्षेत्रीय असंतुलन को देखा था कि कितने लोग जो है पोषण सूचकांक में कैलोरी गुणवत्ता अच्छा पा रहे हैं, कितने खराब पा रहे हैं, इसमें इन्होंने अध्ययन किया था। तो उत्तर प्रदेश का अध्ययन करके पोषण आधारित कृषि उत्पादकता के बारे में पता किया था, किस एरिया में कितने लोग पोषण आधारित जो है फसल उत्पादन कर पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं, इसके बारे में कैलोरी कितना प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके अनुसार से इन्होंने हर एक जिलों में कलर वाइज जो है बांट दिया था। तो उसको एक संकेत से बांट दिया कि ज्यादा बेहतर जो है वहाँ पर हरे कलर का, जो उससे खराब में थोड़ा हल्का हरा, उसके बाद उससे खराब पोषण पा रहे हैं तो उनको जो कैलोरी पा रहे हैं हल्का पीला कर दो, उसके बाद से रेड कर दो, हल्का वैसे ज्यादा रेड कर दो। तो ये संकेत दिया था इन्होंने अपने इस सिद्धांत में। ठीक है, याद रखिएगा इनकी पुस्तक है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रीजन इम्बैलेंस, ए स्टडी ऑफ उत्तर प्रदेश, 1984 में। अब आगे बढ़ते हैं, माजिद हुसैन का 1995 देख लेते हैं, ये भी पूछा गया, ये बहुत सारी किताबें लिखे हैं। इनकी पुस्तक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में
इन्होंने वैदिक कैंडल की रैंकिंग गुणांक विधि का उपयोगिता सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया था। तो कैंडल की जो रैंकिंग गुणांक विधि है ना, उसको उन्होंने उपयोगिता सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया था अपने अन्य भारत के रीजन में, ठीक है। आंकड़े 1990 और 94 के औसत कृषि आंकड़े लिए उपयोगिता सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया था। आंकड़े 1990-94 विधि पर अनेक अनेक जो है राज्य में इन्होंने ये प्रयोग किया था। प्रयोग करके बताया कि उच्च उत्पादकता क्षेत्र पंजाब हरियाणा है, मध्य उत्पादकता क्षेत्र पश्चिम यूरोप तटीय आंध्र है, याद रखिएगा, पूछा जाता है माजी हुसैन के द्वारा। निम्न उत्पादकता क्षेत्र बिहार उड़ीसा है, अति निम्न उत्पादकता क्षेत्र राजस्थान और पश्चिमी भाग है। इन्होंने औसत कृषि आंकड़े लेके बताया था किस क्षेत्र में उत्पादकता कितनी होती है। कैंडाल की रैंकिंग गुणांक विधि से इन्होंने माजी हुसैन ने कृषि भूगोल में ये योगदान दिया था। निष्कर्ष क्या निकल के आया, कैंडाल विधि से भारत का 4 प्रमुख कृषि उत्पादकता प्रदेशों में वर्गीकरण किया था किसने, माजिद हुसैन ने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सस्य गहनता देख लेते हैं। देखो सस्य गहनता संबंधित अन्य जितने सिद्धांत जैसे बीबर, डोई, रफीउल्ला, ये जो है कोपाग, ये सारे मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा। आप जाके प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के प्ले लिस्ट में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का। सस्य गहनता देख लेते हैं। सामान्य परिभाषा अगर देखें तो भूमि के उपयोग की तीव्रता होती है। देखो थोड़ा तेज चल रहा हूँ, ठीक है। एक ही खेत में एक साल में कितनी बार फसल उगाई गई है, ठीक है, ये देखा जाता है। जसवीर सिंह ने इसमें अपनी पुस्तक दी एग्रीकल्चरल एटलस ऑफ इंडिया 1974 एंड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा 1976 में इन्होंने काम किया था। इनका तर्क था एक ही भूमि को बार बार जोतना मतलब दक्ष उपयोग है, इसीलिए सस्य गहनता को भूमि उपयोग दक्षता कहना उचित होगा, ठीक है। लैंड यूज एफिशिएंसी कहना अधिक उचित होगा। इन्होंने कहा था कि एक ही भूमि को बार बार जोतना दक्ष उपयोग होता है, ठीक है, इसीलिए सस्य गहनता को भूमि उपयोग दक्षता कहा था किसने, जसवीर सिंह। तो भूमि उपयोग दक्षता किसने कहा, सस्य गहनता को भूमि उपयोग दक्षता किसने कहा, तो जसवीर सिंह ने कहा। इसके बाद इन्होंने कोटेशन दिया, जिस सीमा तक शुद्ध बोए गए क्षेत्र को पुनः बोया जाता है वही भूमि उपयोग दक्षता होता है। बी.एस. त्यागी देख लेते हैं 1972 में, चुनार तहसील मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। त्यागी जी का शब्दावली था इनका, कृषि गहनता शब्द का प्रयोग किया किसने, त्यागी जी, ठीक है। अब इनकी कोटेशन है, गहनता केवल फसलों की संख्या तक सीमित नहीं है। गहनता केवल फसलों की संख्या तक सीमित नहीं है बल्कि श्रम और पूंजी का निवेश भी शामिल है, इसीलिए कृषि गहनता व्यापक है। इसीलिए कृषि गहनता व्यापक है। और कृषि गहनता शब्द का किसने प्रयोग किया, त्यागी जी ने, ठीक है। R त्रिपाठी 1970 का देख लेते हैं। कृषि गहनता शब्द का समर्थन किसने किया, तो त्रिपाठी जी, ठीक है। कृषि गहनता शब्दावली का समर्थन किसने किया, तो त्रिपाठी जी। ध्यान से आप लोग सुनिएगा कोटेशन इनका, सस्य गहनता केवल फसल चक्र दर्शाती है। सस्य गहनता केवल फसल चक्र दर्शाती है, जबकि कृषि गहनता कृषि क्रियाकलापों की समग्र तीव्रता को व्यक्त करती है, ठीक है। जबकि कृषि गहनता कृषि क्रियाकलापों की समग्र तीव्रता को व्यक्त करती है, किसने बोला, R त्रिपाठी ने, ठीक है। सस्य गहनता के सूत्र देखो, ऊपर हमने गुणांक विधि सारा पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग सस्य गहनता देख रहे हैं थोड़ा बहुत, ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। तो सस्य गहनता का सूत्र क्या है, तो सूत्र देख लेते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, सकल बोया गया क्षेत्र क्रॉस क्रॉप एरिया बट होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र नेट, यहाँ पर होता है गुड़े, यहाँ पर देख लो आप लोग 100, ठीक है। सकल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुड़े 100 होता है, ठीक है। तो अगर इस सूत्र को हम अप्लाई करें उदाहरण से समझे, तो 10 हेक्टेयर जमीन है, शुद्ध क्षेत्र है, तो उसमें शुद्ध क्षेत्र में क्या है, ये शुद्ध क्षेत्र है। तो 15 हेक्टेयर फसल में यहाँ पर आप देखेंगे 10 जो है खरीफ की फसल है और 5 जो है रबी की। अब बराबर जब ये सूत्र अप्लाई करेंगे तो 150 जो आपका आएगा प्रतिशत सस्य गहनता आएगी। क्या आएगी, सस्य गहनता आएगी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देख लें हम लोग, तो निष्कर्ष में हम पाएंगे कि 100% जो है जितनी अधिक गहनता होती है, क्या होती है, 100% जितनी अधिक गहनता होती है कृषि उतनी ही तीव्र। जैसे आप देखेंगे पंजाब में ये 190% का आसपास होती है, मतलब जितनी अधिक गहनता होगी उतना ही ज्यादा वहां पर तीव्र गति से कृषि का उत्पादन होगा, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश पंजाब में आप ये देख पाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत में भूमि उपयोग लैंड यूज इन इंडिया तेजी से बढ़ेंगे हम। और नवीनतम आंकड़े से रुझान देखेंगे 2023, 24 और 25 का डाटा है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग भारत में जो है अब वर्तमान में कैसे भूमि का उपयोग हो रहा है, कितने किसके पास भूमि है। तो भूमि उपयोग का जो नवीन स्तरीय वर्गीकरण है 2023-24, ठीक है। इसमें वन क्षेत्र के पास देखोगे 23.5 वन क्षेत्र है प्रतिशत।
शुद्ध बोया गया क्षेत्र का 45.3% है। उसके बाद गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है 9.3%, 5.4% बंजर और कृषि भूमि है। स्थायी चारागार और गोचर भूमि है 3.3%, 1% विविध वृक्षों बागों के अंतर्गत भूमि है, 3.8% कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, 4.4% वर्तमान प्रतिभूमि है और 3.6 जो है अन्य प्रतिभूमि है। ठीक है, कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल है 306 मिलियन हेक्टेयर का। ठीक है, ये मैं आपको जो है का डाटा बता रहा हूँ 2023-24 की है, अनुमानित मतलब एक डाटा नवीनतम आंकड़े रुझान है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें 26 से चल रहा है तो कुछ इसमें हो सके अपडेट आ गया हो तो आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लो, या तो कोई इसमें होगा रुझान तो मैं आपको बता दूंगा। 2025 के अनुसार तो गैर कृषि भूमि में वृद्धि हुई है। 2025 में अपडेट जो हुआ था, शहरीकरण व बुनियादी ढांचे के कारण खेती की जमीन का गैर कृषि उपयोग में परिवर्तन हो गया, सड़कें बनाने में। ठीक है, अन्य किसी काम में यूज हुआ है। ठीक है, अभी रेल बिछाने में हो रहा है, वर्तमान में हमारे एरिया में भी हो रहा है। सस्य गहनता वृद्धि में सिंचाई सुविधा और उन्नत बीजों के कारण सकल बोए गए क्षेत्र में 156% प्लस वृद्धि हुई है। और प्रतिभूमि में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वर्षा की अनिश्चितता और तनमों की कमी में से वर्तमान में प्रतिभूमि में मामूली वृद्धि हुई है। ठीक है, तो प्रतिभूमि में मामूली वृद्धि हुई है, तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अब महत्वपूर्ण डेटा जो परीक्षण उपयोगी है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है हमारे पास 3.28.7 मिलियन हेक्टेयर, जो शुद्ध शिक्षित है 55% है शुद्ध बोए गए क्षेत्र का, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का याद रखिएगा। और वन नीति का जो है 1988 के लक्ष्य के अनुसार भारत में वन होना चाहिए 33%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सस्य गहनता कितना है 156%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए जितना डाटा है 24-25 23-24 का है, आप जो डाटा में जिस समय का वहां पर मैं लिख भी दिया हूँ, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ये आप लोग याद रखिएगा कब गैर कृषि भूमि में वृद्धि हुई, सस्य घनता में वृद्धि हुई, प्रति भूमि में उतार चढ़ाव कब हुआ। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछे जाता है एग्जाम में। फिर से ये है वन क्षेत्र कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये सब पूछे गए हैं, मैं इसीलिए बार बार कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब भारत में कृषि जोत के आकार 2 बार क्वेश्चन बने एग्जाम में, तो ये भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। भारत में कृषि जोत में एक तुलनात्मक ग्राफिक जो है NSSO 77वां माफ कीजिएगा दौर 2019 बनाम आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देखते हैं। तो NSSO दौर 2019 स्वामित्व और आय का अनुसार, ऑनरशिप एंड इनकम के अनुसार देखें किसानों का वर्गीकरण। तो औसत स्वामित्व भूमि क्या था, एवरेज ऑन जो एरिया था 0.512 हेक्टेयर, 0.512 हेक्टेयर था। ठीक है, औसत भूमि किसानों के पास। मध्यम वो बड़े जो थे ये जो 11 पॉइंट जो है 9% रखे थे। छोटे जो थे किसान इसमें इनके पास 17.7% था, 1.01 से 2 हेक्टेयर के करीब था। ठीक है, और ये 2 हेक्टेयर से आप देखोगे ज्यादा था। सीमांत जो था यहाँ देखोगे 0.01 से आपका 1 हेक्टेयर के करीब था। 70%, 70.4%। भूमिहीन जो थे, ये जो भूमिहीन जो किसान थे इसमें जो 8.2% है, इनके पास 0.002 हेक्टेयर से कम भूमि था, तो इसीलिए इन्हें भूमिहीन माना जाता है। तो NSSO के आधार पर देखा था 4 वर्गों में इनको बांटा है ऑनरशिप एंड इनकम में। तो इसमें किसानों का वर्गीकरण जो है मध्यम बड़े से लेकर छोटे, सीमांत और भूमिहीन का प्रतिशत और कितना हेक्टेयर भूमि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर औसत मासिक स्रोत अगर देख लें साथ ही, तो ये औसत मासिक स्रोत में एवरेज मंथली इनकम में देखा जाए ये 10,218 रुपए के करीब था। और फसल उत्पादन में मजदूरी में 40% और फसल उत्पादन में देखोगे 37%, और पशुपालन और गैर कृषि में व्यवसाय में थोड़ा कम थे। इसके डाटा मेरे पास मौजूद नहीं था, तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं कि कितने लोग थे औसत मासिक आय स्रोत के अनुसार। तो मजदूरी में तो 40% करीब है, फसल उत्पादन में 27%, 37% माफ कीजिएगा। निष्कर्ष देखा छोटी जोत के कारण मजदूरी पर अधिक निर्भरता है, इसीलिए देखो 40% भारत में मजदूरी लोग करते हैं, फसल उत्पादन में 37%। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो हो गया पुराना डाटा 2019 का स्वामित्व और आय का NSSO का। आर्थिक सर्वेक्षण जो है 24-25 परिचालन ऑपरेशनल एंड पॉलिसी देखें अगर, तो औसत परिचालन जो है 1
0.08 हेक्टेयर कृषि जनगणना 2015-16 के आधार पर ही है। छोटे सीमांत किसान जो है संख्या बनाम क्षेत्र, तो कुल जोत का हिस्सा है यहाँ पर 86%, कुल फसली क्षेत्र का हिस्सा है 47%। ठीक है, तो जोत का हिस्सा 86% लोग शेयर ऑफ होल्डिंग करते हैं, और कुल फसल क्षेत्र का मतलब शेयर ऑफ क्रॉप एरिया कितना है, ये है 47%। ठीक है, कृषि विकास और नीतियों में देखो विकास की दर ना, तो आपको विकास दर, खरीफ रिकॉर्ड और सहकारी समितियां, ये संस्थागत ऋण जो है ये विकास के दर दिखाते हैं कृषि विकास में, और ये पॉलिसी जो कृषि विकास को आगे बढ़ाती हैं या उसको डिक्लाइन करती हैं। इसमें कुछ गड़बड़ियां आएगी, तो उत्पादकता बढ़ाने और संस्थागत समर्थन पर जोर दिया जाता है। इससे अगर इसमें संस्थागत समर्थन खराब हो गया तो वही उत्पादकता घटने लगती है। इसका निष्कर्ष यही निकल के आता है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है इस वीडियो का लास्ट, ये है लेसन का लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में वृद्धि की समस्याएं। ये वृद्धि की समस्याएं क्या है, इस भूमि में अगर इतने योगदान हो रहे हैं तब भी इसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो कृषि उत्पादन वृद्धि में 1960 दशक से प्रारंभ जो कोशिश की गई थी वृद्धि के लिए, समस्या को हटाने के लिए किया गया था। चारागाह भूमि को एवं वन्य भूमि को कृषि में बदलकर फिर से कृषि योग्य बंजर भूमि को कृषि के अंतर्गत लाकर और चारा फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलें लाकर, इसका परिणाम क्या हुआ, भारत में कृषि क्षेत्र का विस्तार तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुमान 2001 के अनुसार सकल बोए गए क्षेत्र में अल्प वृद्धि ही हुई। ठीक है, तो मेन कारण आपका किसी भी चारागाह भूमि को या वन्य भूमि को या बंजर भूमि को कृषि में बदलकर उसके क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। उत्पादन और विस्तार के लिए अच्छे फंडिंग, अच्छे वहां पर एजुकेशन, सही समय पर एग्रीकल्चर नियम फॉलो करना, साथ ही पानी, सिंचाई, खाद्य की पूर्ति करना भी जरूरी उतना है, तभी सकल बोए क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि होगी, ज्यादा उपज होगी। ना कि आप बस से किसी बंजर भूमि को कन्वर्ट कर दीजिए उपयोगी क्षेत्र के लिए फसल बोने के लिए। ठीक है, अब रेगिस्तान में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कीजिए, यहाँ कह दीजिए कि नियम के अनुसार यहाँ पर क्या हो गया है, फसल बोने के लिए अनुमति मिल गई है। ठीक है, तो थोड़ी ना फसल उत्पादन हो जाएगा। वहां पर आपको लाइटिंग की व्यवस्था, पंप सेट चलाने के लिए तेल की व्यवस्था या बिजली की व्यवस्था, ये सब करनी होगी, सोलर प्लांट की व्यवस्था, सब मतलब वहां इस एरिया में पहुंचानी होगी, तब जाकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खाद्य से लेकर, ठीक है, अन्य रूल रेगुलेशन को सही तरीके से स्थापित किया जाएगा, तब कृषि उत्पादन में वृद्धि अच्छे तरीके से होगी। और खाद्यान्न का यूज कितने मात्रा में करना है ये बहुत जरूरी है, तब भारत में जो है अन्य समस्याएं दूर हो सकती है। जैसे खाद्यान्न ज्यादा प्रयोग करने से भी फसलें खराब हो जाती है, और कम करने से भी एक लिमिट, एक दायरा होता है किसी भी खाद्यान्न के प्रयोग के लिए, कितने मात्रा में पानी यूज करना, कब पानी चलाना, ये सारी चीजें वहां पर चर्चा होती है। सही से रेगुलेट होगी बॉडी, तभी जाके जो है कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में वृद्धि की समस्याएं समाप्त हो पाएंगी। जी, बहुत बड़ा लैंड अपने पास है, लेकिन हम उस हिसाब से कृषि की उपज नहीं कर पाते हैं। अधूरा ज्ञान, एक कहावत है, अधगत गगरी छलकत जाए, वही स्थिति है आजकल हमारे देश के हिस्सों में। ठीक है, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगला हमारा लेसन जो है भारत की भूमि उपयोग नियोजन, तो हम पढ़ेंगे ये जिसे नेट जेआरएफ एग्जाम के बाद। ये बहुत लंबा वीडियो हुआ, सारे गुणांक विधि पढ़ा दिया, कहीं थोड़ी भी त्रुटि हुई तो माफ कीजिएगा। मैं गर्मी से भीज गया हूँ, बहुत कोशिश किया हूँ। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।